नमस्कार, मैं तत्सम गौतम। और जिस तरीके से एनसीबी की जांच आगे बढ़ रही है उसके बाद एक एक करके बॉलीवुड के तमाम नामचीन लोगों के ऊपर गिरफ्तारी का खतरा मंडराने लगा है। और इस कड़ी में अब जो नई गिरफ्तारी की लिस्ट में जिस व्यक्ति का नाम आ रहा है वो है अर्जुन रामपाल। अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी की थी एनसीबी ने 9 नवंबर को, और 13 नवंबर को अर्जुन रामपाल को पूछताछ के लिए बुलाया गया था। उसकी गर्लफ्रेंड गैब्रिएला और गैब्रिएला के भाई को भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में उसको जमानत मिल गई। अर्जुन रामपाल के घर से एक सूटकेस भर के सबूत इकट्ठा किए थे एनसीबी ने। उसके बाद ही यह तय हो गया था कि अर्जुन रामपाल की इस मामले में गिरफ्तारी होना लाजमी है। हालांकि अर्जुन रामपाल को पूछताछ के बाद एनसीबी ने जाने दिया था, और उसके बाद खबरें यहां तक आई थी कि अर्जुन रामपाल देश छोड़कर भाग गया है। लेकिन बाद में अर्जुन रामपाल ने ट्वीट करके ये कहा कि वो देश छोड़कर नहीं भागा है। अब अर्जुन रामपाल को एनसीबी के दफ्तर दोबारा बुलाया गया पूछताछ के लिए, और इसकी वजह यह है कि अर्जुन रामपाल ने जो उसके घर से प्रतिबंधित दवाइयां मिली थी उनके पक्ष में यह कहा था कि वो दवाइयां उसने डॉक्टर्स के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ली हैं, और इसके लिए उसके एक रिश्तेदार ने एक मुंबई के डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन लिया था और एक दिल्ली के डॉक्टर का। और ये जो प्रिस्क्रिप्शन लिखाए गए थे ये बैक डेट में लिखाए गए थे। इस बात की जानकारी डॉक्टर्स ने मजिस्ट्रेट के सामने जो बयान हुए 164 के तहत उसमें दे दी। और इसके बाद लगभग अब तय है कि इन प्रतिबंधित दवाओं का सेवन करने और उनकी गोलियां घर से मिलने की वजह से अर्जुन रामपाल की गिरफ्तारी होना लगभग लाजमी हो गया है। अर्जुन रामपाल को लेकर दीपिका पादुकोण की जो चैट सामने आई थी उसमें भी ए नाम था। ए को लेकर यही कयास लगाए गए थे कि ये अर्जुन रामपाल होगा, क्योंकि अर्जुन रामपाल को लेकर पहले भी बातें होती रही थी। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद जब ये पूरा का पूरा मादक द्रव्यों का खुलासा हुआ था उसमें कई सारे नाम सामने आए थे। इसमें अर्जुन रामपाल से लेकर शाहरुख खान तक और रणवीर कपूर से लेकर तमाम ऐसे नाम थे जिनको लेकर सबसे ज़्यादा चर्चा हो रही थी। और उसी कड़ी में दीपिका पादुकोण, श्रद्धा कपूर, सारा अली खान जैसे लोगों से पूछताछ भी हुई थी, और बाद में लंबी पूछताछ के बाद इन्हें जाने दिया गया था। लेकिन इन लोगों के जो मोबाइल फ़ोन्स थे, जो गैजेट्स थे, उनको जब्त कर लिया था एनसीबी ने, और बाद में उन्हें फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया था। यह पूरा मामला सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद इसलिए भी पकड़ में आया है क्योंकि उस पूरे के पूरे मामले में रिया चक्रवर्ती द्वारा सुशांत सिंह राजपूत को बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ दिए जाने के सबूत मिले थे। और उन मादक पदार्थों की वजह से ही टेंशन में आकर ये कहा जा रहा था कि हो सकता है या उन्हीं के मार्फत उनकी हत्या की गई थी या उसके जवाब में उन्होंने आत्महत्या की थी। ऐसे बातें सामने आई थी। और उसके बाद ये लगने लगा था कि बॉलीवुड का जो पूरा का पूरा काला साम्राज्य है इस नशे का, वो इस पूरे मामले में अब खुलता हुआ नज़र आ रहा है। और इसी कड़ी में आगे आकर अर्जुन रामपाल के घर पर छापेमारी हुई जिसमें तमाम ऐसी चीज़ें मिली जो आपत्तिजनक थी। अर्जुन रामपाल की गर्लफ्रेंड का भाई इसमें पकड़ा गया और उसके द्वारा हशीश उसके पास से जब्त हुई थी, और एक हशीश का जो डीलर था उससे उसके संबंध भी उजागर हुए थे। अर्जुन रामपाल के घर से जो ड्रग मिली थी वो शेड्यूल एच के तहत आती है, और ये प्रतिबंधित दवाओं में काफ़ी खतरनाक मानी जाती है। इसके सेवन का आदी है अर्जुन रामपाल, ये बात साबित हो चुकी है। और इसी वजह से अब अर्जुन रामपाल की गिरफ्तारी तो तय है। अर्जुन रामपाल उन लोगों के नाम भी बताएगा, अगर ये गिरफ्तार होकर अंदर जाता है तो निश्चित तौर पर ये उन लोगों के नाम बताएगा जो और भी बड़े बड़े नाम हैं और इसके माध्यम से इस तरीके की मादक द्रव्यों का सेवन करते रहे या पार्टियों में इसको यूज़ करते रहे हैं। जिस तरीके से इस पूरे मामले में एनसीबी गंभीरता से जांच कर रही है उसके तहत उसने करण जौहर को भी नोटिस भेजा था, क्योंकि करण जौहर के घर से जिस तरीके से वीडियो शूट हुए थे उन वीडियो में तमाम लोग नशे में धुत पाए गए थे या दिख रहे थे नशे में धुत, जिनमें विक्की कौशल से लेकर रणवीर कपूर तक, दीपिका पादुकोण से लेकर मलाइका अरोड़ा और जोया अख्तर तक तमाम ऐसे लोग थे जो इसमें नशे में धुत थे, और वरुण धवन भी इसमें था। तो इन सारे लोगों को लेकर ऐसी भी जांच कर रही थी, और उसने करण जौहर से ये पूछा था कि उसके घर में और जो पार्टियां होती हैं उनके वीडियो फुटेज उपलब्ध कराई जाए। बाद में करण जौहर ने जो जवाब दाखिल किया उसमें अपने आप ही ये साबित हो गया कि करण जौहर बहुत कुछ छुपाने की कोशिश कर रहा है। करण जौहर ने ये कह दिया कि जिस फ़ोन से वो वीडियो शूट किया गया था वो फ़ोन खो गया है, यानी कि करण जौहर अब अपने आप को बचाने के लिए फ़ोन के खोने का ड्रामा करता हुआ नजर आया, जिससे स्पष्ट है कि करण जौहर अगर फंसेगा तो वो और भी तमाम लोगों को अंदर लेकर जाएगा। इस कीचड़ में, इस दलदल में जितने लोग हैं वो एक एक करके एक दूसरे का साथ देने की वजह से अब फंसते हुए साफ साफ नजर आ रहे हैं।
अर्जुन रामपाल की गिरफ्तारी से तमाम लोगों में दहशत है और जिनमें दहशत है उनमें काफ़ी बड़े बड़े नाम हैं, चाहे रणबीर कपूर हो या शाहरुख खान जैसे लोग हों। इनको डर है कि जब अर्जुन रामपाल के ऊपर नंबर आ गया है, एनसीबी अपने एक से एक तार जोड़कर ऐसे लोगों को पकड़ रही है, तो हो सकता है करण जौहर के बहाने या अर्जुन रामपाल के बहाने जो जांच की सुई है वो और तमाम जो नाम अभी तक बचे हुए हैं उन तक पहुंचती हुई नजर आ रही है। और जैसा कि सुशांत सिंह राजपूत के एक मित्र ने कहा था कि बॉलीवुड के अंदर 10% ही ऐसे एक्टर या एक्ट्रेसेस होंगे जो नशा नहीं करते हैं, क्योंकि ज़्यादातर प्रोड्यूसर डायरेक्टर जो पार्टियां देते हैं उसमें नशे की सप्लाई होती है, उसमें नशा परोसा जाता है और इस वजह से ये लोग अपने आप को एक सर्कल में रखने के लिए नशा करते हैं और जो नए लोग आते हैं, जो संघर्ष करने आते हैं, वो भी इसके आदी हो जाते हैं। यह पूरा का पूरा जो कारोबार है पुलिस और स्थानीय नेताओं की मिलीभगत से चलता है और यही वजह है कि इतना सब होने के बाद भी पुलिस ने इस पूरे मामले में कोई जांच नहीं की थी। वो तो ईडी ने जब तमाम चैट पकड़े और उसके आधार पर एनसीबी को बुलाया गया, एनसीबी को जिम्मेदारी दी गई और तब एनसीबी ने तमाम खुलासे किए थे। ईडी ने जो चैट पकड़े थे उसके आधार पर ही पता चला था कि रिया चक्रवर्ती सीबीडी ऑयल लेती थी, श्रद्धा कपूर सीबीडी ऑयल और हशीश की बात कर रही थी, दीपिका पादुकोण भी हशीश, गांजे, चरस की बात करती हुई नजर आ रही थी और उन्हीं में एक के बाद एक तार जुड़ते चले गए और जांच की सुई अर्जुन रामपाल तक पहुंची। अर्जुन रामपाल की जो गर्लफ्रेंड थी उसके भाई को गिरफ्तार किया गया, उससे भी तमाम खुलासे हुए और तभी ये लगने लगा था कि अब ये जो मामला है, अब ये जो सिलसिला है जो चल पड़ा है तो इतनी आसानी से रुकने वाला नहीं है। और यही वजह है कि बॉलीवुड के तमाम जो बड़े बड़े नाम हैं अब अपनी फिल्मों से ज़्यादा इस बात को लेकर चिंतित हैं कि ये एनसीबी की जांच कब पूरी होगी, क्योंकि उन्हें अपनी फिल्मों के रिलीज होने की डेट का पहले इंतजार था, लेकिन अब उन्हें ये इंतजार है कि एनसीबी जाँच की जो चार्जशीट है वो कब रिलीज होगी, क्योंकि अगर इसमें उनका नाम आ गया तो उनकी दुकानदारी हमेशा के लिए बंद हो जाएगी। और यही वजह थी कि जया बच्चन ने इस पूरे मामले में कूदते हुए संसद में एक थाली में छेद वाला बयान दे दिया, जिससे लोगों को समझ में आया कि जया बच्चन के इस बयान के पीछे वजह क्या है, क्योंकि जया बच्चन की बेटी भी तमाम ऐसी पार्टियों में नशे में धुत होकर निकलती हुई देखी गई थी और उसके भी तमाम वीडियो फुटेज सामने आए थे। उससे लोग समझ गए थे कि ये जो नशे का पूरा जाल है ये अमिताभ बच्चन जैसे लोगों के घरों तक पहुंचा हुआ है और यही वजह है कि संसद में जाकर जया बच्चन को पूरे के पूरे इस नशेड़ी गैंग को बचाने के लिए आगे आना पड़ा। हालांकि बाद में जब उसकी आलोचना हुई, सोशल मीडिया पर तमाम आलोचनाएं होने लगी, उसके बाद जया बच्चन ने चुप्पी साध ली, क्योंकि सब लोग जया बच्चन से सवाल कर रहे थे कि इस थाली वाली छेद की क्या कहानी है और क्यों वो छलनी को थाली बताने की कोशिश कर रही है, जिसमें पहले से ही 72 छेद हैं और उन 72 छेदों को कब तक जया बच्चन छुपाने की कोशिश करेगी। बाद में तमाम दूसरे लोग भी, तमाम दूसरे पत्रकार प्रपंचकार भी सामने आए और उन्होंने ये कहने की कोशिश की कि नशे के नाम पर बॉलीवुड को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। और इस कड़ी में अब एक एक करके बहुत से लोग हैं जो बहाने से ही सही लेकिन बोलने की कोशिश कर रहे हैं और वो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड को बदनाम करके बंद कराने की साजिश की जा रही है। जैसा संजय राउत और उद्धव ठाकरे ने कहने की कोशिश की थी और ये कहा था कि बॉलीवुड एक अच्छा कारोबार करता है, उसकी वजह से तमाम लोगों को टैक्स मिलता है, तमाम दूसरी सुविधाएं मिलती है, लोगों को रोजगार मिलता है और उसको बदनाम करके बंद करने की साजिश की जा रही है। इस तरीके की बातें शिवसेना करती हुई नजर आ रही थी। वजह यह थी कि शिवसेना को ये पता है कि अगर ये पूरा खुलासा होगा तो फिर उन सब जो तिकड़म लगाए जाते हैं या जो गठबंधन चलते हैं पुलिस और नेताओं के बीच में और पुलिस और वो नशा कारोबार करने वाले कारोबारियों के बीच में, वो भी खुलासे हो जाएंगे, जिसकी आंच हो सकता है शिवसेना के नेतृत्व तक आती हुई दिखे। इसकी वजह से शिवसेना बचाव में इस तरीके की बातें कर रही थी, लेकिन चूंकि इसकी जाँच केंद्रीय एजेंसी एनसीबी कर रही है और उसके जो चीफ है राकेश अस्थाना वो इसको विशेष तौर पर देख रहे हैं और वो हर बार इसकी बीच बीच में वो प्रोग्रेस रिपोर्ट लेते रहते हैं, जिसकी वजह से इस जांच के अंजाम तक पहुंचने की पूरी संभावना है। क्योंकि केंद्र सरकार की तरफ से भी कहा जा चुका है कि ये जो नशे का पूरा मामला है, चूँकि बॉलीवुड का असर तमाम युवाओं पर पड़ता है और अगर उनके बारे में इस तरीके की खबरें मिलेंगी कि वो नशे में लिप्त हैं तो युवाओं पर भी प्रतिकूल असर पड़ेगा, जिसकी वजह से देश की आने वाली पीढ़ियां कमज़ोर होंगी और इसको रोकने के लिए ज़रूरत है कि बॉलीवुड के इस पूरे के पूरे नशे के गैंग को रोका जाए, इसमें जो शामिल लोग हैं उनको सज़ा दिलाई जाए और नशे का कारोबार करने वालों को जेल में डाला जाए। निश्चित तौर पर इसमें जो भी बड़ा नाम हो, बड़ी मछली हो, बड़ा मगरमच्छ हो,
उसको पकड़ने की जरूरत है और इस बात के संकेत राकेश अस्थाना पहले दे चुके हैं। उन्होंने कहा है कि इस मामले में कोई भी छोटी या बड़ी मछली बचनी नहीं चाहिए, कोई भी मगरमच्छ बचना नहीं चाहिए, क्योंकि हमें जो एक टास्क मिला है क्लीन बॉलीवुड का, हम बॉलीवुड क्लीन करने के लिए इन गंदगियों को जेल में लाकर ही रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।